Namaste, Vanakkam, Annyeong. As you know, I am your teacher Khushi and welcome to दीदी की पाठशाला। तो कल मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 की हिस्ट्री की वीडियो लेकर आई थी, लेकिन हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 2 पार्ट कर चुके हैं चैप्टर 2 के। आज मैं उसी चैप्टर का चैप्टर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के लिए पार्ट 3 लेकर आई हूँ। ठीक है, तो हमने उस चैप्टर में यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ लिया था, आसियान के बारे में पढ़ लिया था और चीन के बारे में भी पढ़ लिया था कि किस तरीके से चीन ने धीरे धीरे डेवलपमेंट किया और माओ के नेतृत्व में किस तरीके से वहां पर बदलाव आते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपसे कहा था जैसे कि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो ये वीडियो में आज हम बात करेंगे चीन में हुए सुधारों की और जो सुधार वहां पर हुए थे उसके क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े और उन सुधारों की वजह से किस तरीके से चीन एक इमर्जिंग पावर, एक उभरती शक्ति के रूप में उभरा। साथ ही साथ आज हम ये भी देखेंगे कि भारत और चीन के संबंध कैसे हैं। ठीक है, तो हम उसके भी विवाद वाले क्षेत्र भी देखेंगे कि भारत और चीन के कहां पर विवाद है, और उसके साथ हम ये भी देखेंगे कि सहयोग के क्षेत्र कहां पर हैं। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे नीडी हैं उन तक वीडियोस पहुंच सके। तो आज शुरू करते हैं आज का चैप्टर सत्ता के समकालीन केंद्र, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो चीन में सुधार आए थे कि भाई उन्होंने निजीकरण कर दिया था, खेतों का निजीकरण कर दिया, सारे संसाधन उद्योगों में लगा दिए, तो उसके क्या इफेक्ट पड़े, उसके नकारात्मक क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो क्या होता है कि जो आर्थिक विकास तो चीन का होता है, लेकिन ये जो चीन का आर्थिक विकास है ये सभी लोगों के लिए एक जैसा नहीं होता, सभी वर्गों के लिए ये लाभ नहीं देता है। ठीक है, तो सबके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होता है, कुछ चुनिंदा वर्गों को ही इससे लाभ मिलता है। तो ये एक नकारात्मक पहलू था, क्योंकि विकास ऐसा होना चाहिए देश में जो सभी वर्गों के लिए समान हो, सबको देखकर ऐसी पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। लेकिन जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई उससे सभी वर्गों का विकास नहीं हो रहा था। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा नकारात्मक पहलू है वो क्या है, 10 करोड़ लोग जो हैं वो क्या है, आज भी वहां पर रोजगार की तलाश में है। ये तो लगभग डाटा है, एक्यूरेट नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग आज भी 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोजगार की तलाश में है, यानी कि वहां पर बेरोजगारी है। ठीक है, तो ये एक नकारात्मक पहलू है। उसके अलावा चीन काफी अच्छी, उसके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं महिलाओं को रोजगार देने की अगर उसमें देखें तो, या उनके काम के हालात की, जहां पर वो लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर जो सिचुएशन है वो उतनी अच्छी नहीं है, स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। महिलाओं के पास पहली बात तो रोजगार कम है, और अगर वो रोजगार है भी उनके पास तो काम करने की स्थिति ऐसी नहीं है जहां पर वो प्रॉपरली काम कर सके, विद फैसिलिटीज काम कर सके। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट जो नकारात्मक पहलू है वो क्या है कि गांव व शहर और जो तटीय और मुख्य भूमि है उनमें रहने वाले लोगों के बीच में अंतर पाया जाता है, उनकी आय में अंतर पाया जाता है। ठीक है, क्या कि जो गांव के लोग हैं वो अभी भी क्या है, उतने ज्यादा डेवलप नहीं है, शहरी एरियाज डेवलप हुए हैं। वैसे ही तटीय और मुख्य भूमि में रहने वाले लोगों के बीच में भी आय का अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक नकारात्मक पहलू है इनके विकास का। इसके अलावा एक और नकारात्मक पहलू क्या है कि विकास की गतिविधियां, जो वो विकास की गतिविधियां अपना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी वो अपना रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को हानि हो रही है। और ये हमें पता है, जब भी हम बात करते हैं विकास की तो हम कैसे विकास की बात करते हैं, सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए जो पर्यावरण के लिए भी जो क्या हो, एक तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, है ना, जो हम सारे संसाधनों को खुद ही खर्च ना करते, भविष्य के लिए भी बचाएं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं विकास की गतिविधियों से क्या हो रहा है, पर्यावरण को हानि हो रही है। ठीक है, इसके अलावा ये भी देखने को मिलता है कि जो प्रशासनिक क्रियाएं हैं, जो भी संस्थान है, उनमें क्या है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है। तो भ्रष्टाचार का बढ़ना यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये कुछ नकारात्मक पहलू हैं, क्योंकि कोई भी व्यवस्था बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकती, हर चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इफेक्ट्स होते हैं। तो ये क्या थे, ये इसके नेगेटिव इफेक्ट्स थे कि भाई सबके लिए बराबर नहीं है, सभी वर्गों को लाभ नहीं पहुंचा रही है, बेरोजगारी है, काम करने की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है आज भी। ठीक है, आय में अंतर देखने को मिलता है, पर्यावरण में को हानि पहुंचा रहा है विकास, भ्रष्टाचार है। ठीक है, इसके अलावा लेकिन फिर भी चीन जो है विश्व में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में बढ़ रहा है। तो किस तरीके से चीन जो है विश्व की एक नई उभरती शक्ति है, इसके क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या कारण हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये एरिया एक विशाल, मतलब चीन के पास एक विशाल आकार का क्षेत्र, मतलब विशाल एरिया है, बड़ा एरिया है, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से काफी बड़ा है चीन। ठीक है, तो ये एक क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है इसके उभरती हुई शक्ति बनने के की राह में। ठीक है, उसके अलावा दूसरा क्या है कि 2001 में इसने क्या किया था, इसने विश्व व्यापार
में एक सदस्यता ले ली थी, शामिल हो गया था 2001 में ये विश्व व्यापार संगठन में। तो जब भी विश्व व्यापार संगठन में शामिल होता है तो इससे कहीं ना कहीं उसके आर्थिक विकास को एक नई राह मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 2001 में इसका विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बनना, दूसरा इसका उभरती शक्ति होने का कारण है, तीसरा कि सबसे बड़ी नहीं लेकिन एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में चाइना जो है वो उभर रहा है। तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि 1997 में के वित्तीय संकट के आसियान देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफी मदद किया। मतलब 1997 के टाइम पे आसियान के एरियाज पे एक वित्तीय संकट आया था जिसको उभरने में चाइना ने उनकी हेल्प करी थी, कहीं ना कहीं उन्हें आर्थिक मदद दी थी। तो इसकी वजह से भी चीन जो है एक उभरती शक्ति दिख रहा है विश्व में, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि चीन क्या है, एक परमाणु संपन्न देश है, यानी इसके पास अपने परमाणु हथियार हैं। वो अलग बात है कि इस्तेमाल करने का तो किसी को भी नहीं दिया गया अधिकार, लेकिन ये परमाणु शक्ति संपन्न देश है, ठीक है। और एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो सुरक्षा परिषद में 5 ही स्थायी सदस्य हैं, उनमें से एक स्थायी सदस्य चाइना भी है। तो सुरक्षा परिषद में इसकी स्थायी सदस्यता भी इसकी उभरती हुई शक्ति के रूप में एक अच्छा, एक पॉजिटिव इफेक्ट, एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा चीन क्या कर रहा है, जो लातीनी अमेरिका है और जो अफ्रीका के एरियाज हैं जो उतने डेवलप नहीं है, उनको क्या कर रहा है, उनको उनके देशों में या इन देशों में निवेश कर रहा है और इनको कहीं ना कहीं वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, ठीक है, ताकि ये लोग भी अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि हाँ, इस वजह से क्या है, चीन एक विश्व में उभरती शक्ति के रूप में दिख रहा है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आपके आता है कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि चीन जो है विश्व में एक उभरती शक्ति के रूप में। तो आपको इन पॉइंट्स को एज इट इज लिख देना, बस इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि भाई क्षेत्रफल के हिसाब से विशाल आकार है, इसने विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ले ली, बड़ी अर्थव्यवस्था है, वित्तीय संकट को एक आसियान के वित्तीय संकट में इसने इसकी मदद करी है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है, सुरक्षा परिषद में इसकी स्थायी सदस्यता है, ठीक है। और विश्व में अलग अलग जगह पर क्या कर रहा है, निवेश कर रहा है, ताकि ये क्या कर सके, और अच्छा विकास कर सके, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं भारत और चीन के संबंधों की। तो ये आपको पता है कि भारत और चीन के संबंध, जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के संबंध प्रॉपरली अच्छे नहीं रहे हैं या कभी भी मतलब प्रॉपर तरीके से अच्छे नहीं रहे, उसी तरीके से कहीं चाइना भी कहीं ना कहीं ऐसे ही संबंध हमारे साथ रखता है। तो भारत के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर भारत और चीन का विवाद देखने को मिलता है, ठीक है। तो भारत और चीन के जो विवाद वाले क्षेत्र हैं वो क्या है, तो विवाद वाले क्षेत्र में सबसे पहले जो है, इनने क्या किया था, चाइना ने 1950 में चीन ने क्या किया, भारत का जो तिब्बती एरिया है वहां उसको हड़प कर उस पर अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। अब तिब्बत वाला जो एरिया है वो हमारे कंट्रोल में है, तो हम किसी को कैसे अपनी यहाँ पर बस्तियां बसाने देंगे। तो इस वजह से क्या होता है कि इस वजह से यहाँ पर विवाद होता है, भारत और चाइना का एक विवाद के रूप में देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक सीधा युद्ध हो जाता है, और वो युद्ध कब होता है, 1962 में भारत और चीन का क्या होता है, युद्ध होता है। और वो युद्ध का कारण था अक्साई चीन वाला क्षेत्र। ये जो अक्साई चीन वाला क्षेत्र है ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज आते हैं इसमें, और इसमें तिब्बत वाला एरिया, लद्दाख वाला एरियाज आते हैं, जिसे इसने अपने मैप पर रिप्रेजेंट कर दिया था कि ये हमारे एरियाज हैं, जिसकी वजह से 1962 में भारत और चीन में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, ठीक है। और ये सीमा विवाद जब हुए, इन सीमा विवादों के की वजह से आप ये देखेंगे कि भारत और चीन के संबंधों में काफी गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। तो भारत और चीन के संबंधों में यहाँ गिरावट आ जाती है। इसके अलावा एक और जो पॉइंट है वो क्या है कि ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करता है परमाणु हथियार कार्यक्रमों में। तो ये पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और साथ ही साथ जब भी भारत यूएनओ में क्या करता है, आतंकवाद के मुद्दे को उठाता है, तो ये पाकिस्तान के पक्ष में या आतंकवाद कह सकते हैं, मतलब पाकिस्तान के पक्ष में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से भारत और चीन के संबंधों में यहाँ पर खटास आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार से चीन के सैनिक संबंधों को दक्षिण एशिया में भारत के हितों के खिलाफ देखा जाता है, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश और म्यांमार ऐसे देश हैं जिनसे हम काफी सारी सीमा शेयर कर रहे हैं, तो इनके साथ चीन के काफी अच्छे संबंध हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारत को ये डर रहता है कि कहीं
ये हमारे मतलब उनके साथ मिलकर हमारे क्या अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी ना करे या इन एरियाज पे कंट्रोल ना कर ले। ठीक है, तो ये क्या है, ये विवाद वाले क्षेत्र हैं जिसकी वजह से भारत और चीन के संबंधों में मतलब एक तरीके से खटास देखने को मिलती है या अच्छे संबंध नहीं माने जाते हैं। लेकिन पूरी तरीके से विवाद वाले क्षेत्र नहीं है, कहीं कहीं सहयोग भी है। तो सहयोग क्या है, कहाँ पर हम एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि 1970 के उत्तरार्ध में, मतलब जब 1970 खत्म होने वाला था उस समय पर चीन के द्वारा एक कोशिश की गई, भारत और चीन दोनों ने मिलकर कोशिश की गई करी कि भाई कैसे ना कैसे करके संबंधों को सुधारा जाए। तो संबंधों को सुधारने की कोशिश की जाती है 1970 में। इसके अलावा एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, ये दोनों ही देश, क्योंकि बड़े देश हैं भारत और चाइना, तो ये दोनों ही दक्षिण एशिया की या एशिया की अर्थव्यवस्था में, राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कहीं ना कहीं दक्षिण एशिया के देशों को रिप्रेजेंट करते हैं यही देश। तो ये दोनों ही चाहते हैं कि अच्छे से डेवलपमेंट हो, दोनों साथ मिलकर अगर डेवलपमेंट करेंगे तो हम दक्षिण एशिया वाले एरिया को और ज्यादा डेवलप बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 1988 में राजीव गांधी जब उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने क्या किया, भारत से चीन का दौरा भी किया, जिससे संबंधों को सुधारने की यहाँ पर बात की जाती है और उससे इफेक्ट भी पड़ता है, जिसमें आप देखेंगे कि 1992 में हमने इनके साथ क्या किया, 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का व्यापार, एक द्विपक्षीय व्यापार होता है, मतलब दोनों तरफ से व्यापार किया गया और टोटल कितना अमाउंट, 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का ये व्यापार किया जाता है भारत और चीन के बीच में। ठीक है, और उसी के बाद 1999 से भारत और चीन व्यापार में हर साल 30% की वृद्धि हो रही है। और आप लोग ये जानते ही हैं कि चीन के प्रोडक्ट का कितनी बड़ी मार्केट है इंडिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा मतलब एक ऐसा कोट भी है कि मतलब कोट क्या, भारत ने बोला कि हम बाइकआउट करेंगे चाइना को, तो चाइना ने क्या किया, अपनी टी शर्ट्स बना दी जिस पर बाइकआउट चाइना लिख दिया, अब वो टी शर्ट्स बिक रही हैं। तो एक मतलब इस तरीके से देखा जाता है कि इंडिया कितनी बड़ी मार्केट है चाइनीज प्रोडक्ट्स की, और आप खुद भी देख सकते हैं आपके आसपास कितने चाइनीज प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और क्योंकि वो सस्ते दामों पे मिलते हैं तो हम लोग उनको खरीदते भी हैं। तो इसीलिए हर साल क्या है, हम देखते हैं कि 1999 से 1999 से भारत और चीन व्यापार में 30% के सालाना दर से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है कि 2017 में ये बढ़कर जो हमारा ये जो था 33 करोड़ वाला, ये बढ़कर कितना हो गया है, 84 अरब डॉलर का हो गया है। अभी 2017 का डाटा बताता है 1992 में 33 करोड़ का था और अब ये क्या हो गया है, 2017 में 84 अरब डॉलर का व्यापार हम लोग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसके अलावा परिवहन और संचार मार्गों में भी हमने बढ़ोतरी की है और चीन व भारत के अधिकारी भी एक दूसरे मतलब चीन के अधिकारी भारत में और भारत के अधिकारी चीन में दौरा करते रहते हैं और सहयोग किस तरीके से व्यापार को बढ़ाया जाए, किस तरीके से सहयोग की नीतियां बनाई जाए, कैसे संबंधों को सुधारा जाए, इस पर बातें चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये आपका चीन का जो टॉपिक है वो प्रॉपरली खत्म हो जाता है। यहाँ पर हमने चीन को पूरी तरीके से देख लिया कि क्या उसके नकारात्मक पहलू हैं, किस तरीके से वो एक उभरती शक्ति है, भारत के साथ उसके संबंध कैसे हैं, विवाद क्षेत्र कहाँ है, सहयोग कहाँ है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो चाइना वाला है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है, या तो वो आपसे पूछ लेता है कि भारत और चाइना के संबंध पर प्रकाश डालिए, या वो पूछ लेता है कि चीन जो है वो विश्व में एक उभरती शक्ति कैसे है। तो इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको कोई दूसरा टॉपिक नहीं पढ़ाया, इसके साथ एक ही टॉपिक में इसे कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अब ये आपका पार्ट 3 है, बहुत जल्द इस वीडियो का पार्ट 4 आएगा जिसमें हम जापान और दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से एक उभरती शक्ति बन रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी वीडियोस मेरा बनाने का पर्पस यही होता है कि आप लोग इजीली देख सके, क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा एजुकेशनल वीडियोस या एजुकेशनल कंटेंट हम ज्यादा देर तक नहीं देख पाते हैं, है ना। मतलब रील्स वगैरह स्क्रॉल करनी हो तो मैं भी, हम सब कर लेते हैं बहुत जल्दी, लेकिन जो एजुकेशनल कंटेंट होता है उसमें हमें लगता है कि जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियोस लेकर आती हूँ ताकि आप छोटे वीडियोस के साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपको ज्यादा बोरियत भी ना हो। ठीक है, तो ये आपका पार्ट 3 था, बहुत जल्द इसका पार्ट 4 आएगा। और इसी तरीके से जैसे पॉलिटिकल की वीडियोस बन रही है उसी तरह हिस्ट्री की वीडियोस भी बनी हुई है। चैनल पर आप जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें हिस्ट्री पॉलिटिकल की 12th क्लास की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इसके अलावा मैं 10th 8th और बाकी क्लासेस के लिए भी SST की वीडियोस बनाती हूँ। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और सबको बताइए चैनल के बारे में। और मैं दोबारा से आपको बता दूं कि ये सिर्फ एजुकेशनल चैनल नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव चैनल भी है जिस पर मैं वैकेंसीज और रिजल्ट से रिलेटेड और जो भी आपके नोटिफिकेशंस आते हैं उनसे रिलेटेड अपडेट्स भी देती हूँ। तो अपने बड़े भाई बहनों तक भी इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।